मैं भाषण देने वाला नहीं हूं, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं। और बात भी कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, शायद आपने सुनी भी होंगी, परंतु बात ऐसी है कि समझ में आने में देर लगती है। संघ का काम ये एक अनोखा काम है। पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। ऐसा हम अपनी जानकारी के आधार पर पहले कहते थे, अब तो प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि संघ को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते, पांचों महाद्वीपों से लोग आते हैं। देश के गतिविधियों के केंद्र में संघ का नाम आता है, इसलिए देखने आते हैं। और पूरा देखने होने के बाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। उसमें आखिरी प्रश्न सबका एक समान प्रश्न होता है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट हो। वो कहते हैं कि हमारे जवान पीढ़ी में ऐसा कुछ करने की हमारी इच्छा है, तो ये पद्धति आप हमको सिखा सकते हैं क्या? तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उसके लिए दूसरी पद्धति नहीं है, यही पद्धति है। और अपने देश के इतिहास में भी संभवतः तथागत बुद्ध के बाद ऐसा अखिल भारतीय काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई कंपेरेबल नोन दूसरा उपलब्ध नहीं है। आदमी किसी बात को जानता है, फ्रॉम नोन टू अननोन जानता है, लेकिन इसके लिए कोई कंपेरेबल दूसरा है ही नहीं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। गगन कैसा है तो गगन जैसा है, उसके जैसा दूसरा एक्सपांस नहीं है। सागर जैसा एक इतनी विशाल वाटर बॉडी दूसरी नहीं है। राम रावण का जो युद्ध हुआ था उसके जैसा वही हुआ। तो इसलिए बहुत बार लोग संघ को, बाकी चल रहे अनेक काम है, अनेक संस्थाएं है, संगठन है, पार्टीज है, बहुत सारा चलता है, उसी के साथ बिठाकर देखना चाहते तो गलतफहमी होती है। और संघ को ऊपर ऊपर से और दूर से देखेंगे तो भी गलतफहमी होती है, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। कुर्ता पैजामा पहन के मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, कल ये वेश बदलकर दूसरा, तो आप मेरे कपड़ों को जानेंगे। आदमी को जानना है तो थोड़ा और अंदर जाके विचार करना पड़ेगा। ऐसे संघ के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं, संचलन करते हैं, लेकिन संघ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ के स्वयंसेवक लाठी काठी सीखते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय अखाड़ा नहीं है। संघ में भारतीय रागदारी के आधार पर घोष की धुनें बजती है, व्यक्तिगत गीत होते हैं, सांघिक गीत होते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीत शाला नहीं है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी है, लेकिन संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। और इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना है, संघ को आकर अंदर से देखना है। चीनी कैसे है, इस पर व्याख्यानमाला हो सकती है, प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चम्मच चीनी खा लेंगे तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु ऐसा कुछ खाना है तो कम से कम वो ठीक है, उसकी परीक्षा करने में कोई खतरा नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। इसलिए फिर एक बार 100 साल के बाद हम आपको बता रहे हैं कि संघ क्या है। क्योंकि संघ का जो काम है वो संघ के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए। संघ क्या है जानना है तो पहले संघ क्या नहीं है ये जानना चाहिए। संघ किसी दूसरे संगठन की कंपटीशन में निकला नहीं और नहीं है। संघ
किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में नहीं चला है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। संघ को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, संघ को पावर नहीं चाहिए। संघ चला है, जितने भी भले काम देश में चल रहे और आगे भी होंगे, वो ठीक से पूरे हो जाए, इसलिए जो होना चाहिए वो करने के लिए संघ है। और इसलिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1857 में स्वातंत्र्य युद्ध हुआ। अपने राजा थे, अपनी सेनाएं थी, सब कुछ था। पराक्रम हमारा सर्वश्रुत तब से है, उसके पहले से भी है, आज भी है। लेकिन सब होने के बाद भी हम अपने घर में विदेशियों से हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ देश में। ऐसे कैसे हुआ? मुट्ठी भर लोग सागर पार से आए, हम पर राज कर रहे, और हम सब मिलकर लड़ते हैं तो भी हम हार जाते हैं। तो एक मत ये आया कि एक बार हार गए थे, अभी तो हमने लड़ाई हारी है, मोर्चा हारा है, लड़ाई थोड़ी हारी है, फिर एक बार शस्त्र लेके प्रयास करेंगे। तो सशस्त्र अंग्रेजों से संघर्ष करके उनको भारत से निकाल देने का रास्ता, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, वो एक धारा चली। सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने तक वो धारा चली। उसके बाद 47 में हमको स्वतंत्रता मिली तो उसका प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन उस कालखंड में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान चरित्र दिए जिसको सुनकर आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। दूसरा मत यह था कि ब्रिटिशों से हम इसलिए हार गए कि लड़ने वाले तो हम सब लोग थे, राजा थे, सेनाएं थी, लेकिन लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था। तो एक राजनीतिक आंदोलन चलना चाहिए जो सारे समाज को स्वतंत्रता के लिए खड़ा करेगा। और सर ओ एलन ह्यूम की प्रेरणा से, ब्रिटिश सरकार की योजना से एक सेफ्टी वॉल के नाते एक संस्था उत्पन्न हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हमारे लोगों ने उसी को अपने आजादी के लड़ाई का बहुत प्रभावी हथियार बनाया, और उसके नेतृत्व में जो काम हुआ, बहुत बड़ी जन जागृति हुई। आदमी स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आए। जो कुछ करता था वो देश की स्वतंत्रता के लिए करता था, ऐसा वातावरण ला एक लंबे समय तक। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। तो चला तो चरखा रहा है, कैसे क्या होगा? अरे भाई नहीं, ये चरखा चला इसलिए रहा है कि देश स्वतंत्र हो, ऐसा वातावरण था। उसके फलस्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र एक तरफ से, दूसरा ये। परंतु हम देखते हैं कि राजनीतिक जागृति की वो धारा चलते चलते, पूरे देश की एक धारा थी, वो धीरे धीरे विभक्त हो गई और मतांतर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो चलता है प्रजातंत्र में, और हर एक जितने आदमी उतने मत, ये तो रहता ही है। परंतु वो पवित्रता, शुद्धता और प्रभाव उस धारा का रहा नहीं। स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अधपतन होकर कहां आ गई, मैं वर्णन नहीं करता, आप अनुभव कर रहे। तीसरी एक धारा थी, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों से टक्कर लेने की बात हो रही, तो क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? बाकी तो हम कर लेंगे, लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सब से उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते, तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी। और इसलिए समाज सुधार की धारा ये चली। राजा राममोहन राय से लेकर बहुत सारे लोग उसमें थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जीवन लगाकर लोगों ने काम किया।
परंतु क्या हुआ, क्या दुर्भाग्य है पता नहीं, वो धारा पूरे समाज में एक द्वीप बनकर रह गई। हमारे नागपुर के पास वर्धा है, उसके पास एक मंगरूल दत्त नाम का देहात है, वहां कोई 37-38 जातियां रहती थी। तो एक महात्मा वहां है 150 साल पहले, और उन्होंने जाति निर्मूलन का काम हाथ में लिया। महात्मा थे, सब उनका सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वो 37-38 जातियां कायम है, जात न मानने वालों की एक 39वीं जात वहां पर एक है। और अब ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों में मैं नहीं जाता। सारे प्रयास शुद्धता से हुए, प्रामाणिकता से हुए, लेकिन ये हुआ। और चौथा प्रवाह था, वो कहते थे कि भाई हम अपने आप को भूल गए, अपने मूल तक चलो फिर से। हमको लगता है हम अपने मूल पर खड़े, ऐसा नहीं, हम भटक गए, इसलिए अपने मूल पर वापस चलो। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे लोग थे। वो भी काम चला और अभी भी चल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं देश की परिस्थिति में समाज को दिशा देने का, समाज में एक वातावरण बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये ध्यान में आता है। ये आज की बात छोड़ दीजिए, जब ये चल रहा था तब भी इन सब चारों प्रवाहों में काम करने वाले जो मुख्य लोग थे, उनको एक बात अंदर से लगती थी, और संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, उनको ये ध्यान में आया, क्योंकि वो जन्मजात देशभक्त थे। क्यों कहता हूं, क्योंकि मैट्रिक के क्लास में पढ़ रहे थे, मैट्रिक नहीं, प्राइमरी क्लास में तीसरी में पढ़ रहे थे, तो महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की शताब्दी ब्रिटिश साम्राज्य में मनाई गई। हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे उस समय, हमारे यहां भी मनी, और सरकार के कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में तो होने ही है, तो इनके भी स्कूल में म्यूनिसिपालिटी के वो कार्यक्रम हुआ और मिठाई बांटी गई। तो मिठाई इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दी। तो शिक्षकों ने पूछा, फिर मिठाई नहीं खा रहा है तो फेंक दी। तो उन्होंने कहा मिठाई कहाँ है? हमको गुलाम बनाने वालों के रानी का राज्यारोहण हमारे लिए उत्सव का दिन नहीं है, ये शोक दिवस है, और उस समय जो मिठाई मिलती है वो हमारे लिए जहर है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ये उत्तर उनके मुख से आया, ऐसे वो थे। और इसलिए थोड़े ही दिन बाद, 13 साल के थे तब, माता पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर से मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, और प्लेग के रोगियों की सेवा ये लोग करते थे, तो उनको भी प्लेग हो गया, दोनों को हो गया, और 1 घंटे के अंतर में दोनों की मृत्यु हो गई। तो लगभग अनाथ से हो गए। बड़े भाई थे, घर था, पूछते नहीं, लेकिन कमाई नहीं थी, क्योंकि बड़े भाई पहलवानी ज्यादा करते थे। मझले भैया पढ़ाई के लिए दूसरी जगह गए। तो बहुत कठिन परिस्थिति में, क्योंकि वैसे भी लोअर मिडिल क्लास परिवार था, पिताजी पौरोहित्य करते थे, अब वो भी चले गए, तो कभी रास्ते के लाइट के नीचे पढ़ाई करके, ऐसा सब भूखा रह के चलना पड़ा उनको। लेकिन 2 बातें उनकी नहीं छूटी। एक तो अपने पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट क्लास में आना, पहले 10 में आना क्लास में, और दूसरा देश के लिए जो कुछ चल रहा हो, इन चारों प्रवाहों के काम, उसमें सक्रिय सहभाग लेना, यह उनके जीवन का स्थायी भाव। और इसलिए जब वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ, तो नागपुर के विद्यालयों में वंदे मातरम आंदोलन ऑर्गेनाइज करने वालों में ये थे। तो स्कूल का इंस्पेक्टर आता था, स्कूल में जाता था, तो क्लास में उसका स्वागत होता था, वंदे मातरम। तो फिर गुस्सा हो गए साहब, गोरे साहब थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, पुलिस ने सारे स्कूल बंद कर दिए, और चला कौन है इसके पीछे, तहकीकात चली। 4 महीने हो गए, लेकिन कोई नहीं मिला। इतने कुशल संयोजक थे। 4 महीने के बाद सारे गार्डियंस वगैरह सब एकत्र आ गए कि भाई बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, करने वाले तो करके गए, सब भुगत रहे। तो एक नॉमिनल अपॉलॉजी इस नाते ऐसा तय हुआ कि प्रत्येक छात्र आएगा, क्लास में जाते नहीं के पहले गेट पर मास्टर साहब पूछेंगे उसको, गलती हो गई ना तो मुंडी हिलाना अथवा हाँ कहना,
तो क्लास में प्रवेश, विद्यालय शुरू हो गए। लेकिन 2 विद्यार्थी नागपुर में थे, उन्होंने ये भी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि का वंदन करना, उसकी जय कहना, ये अपराध है, इसको तो हम सपने में भी कबूल नहीं करेंगे, तो ये नॉमिनल अपॉलॉजी भी हम नहीं देंगे। और इसलिए वो रस्टिकेट हो गए। उसमें एक केशव हेडगेवार थे। ऐसे छात्रों के लिए राष्ट्रीय विद्यालय उस समय चलाए गए थे, उसमें गए यवतमाल नाम के स्थान पर। अंग्रेजों ने वो भी बंद कर दिया, तो प्राइवेटली परीक्षा देकर और वो फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास हुए। ये उनमें जो चिंगारी थी उसको देखकर नागपुर के नेताओं ने चंदा जमा करके, क्योंकि इनकी तो परिस्थिति थी नहीं, प्रवास का खर्चा यानी आने जाने का खर्चा और फीस जुटा के उनको कलकत्ते भेजा, डॉक्टरी पढ़ो। लेकिन डॉक्टरी पढ़ने का बहाना, वहां देश भर के क्रांतिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, अनुशीलन समिति। तो इनको काम दिया गया कि डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उनसे कांटेक्ट करो और देश के इस पश्चिम भाग में क्रांति कार्य का प्रारंभ। तो दोनों काम उन्होंने अच्छे किए। 4 साल मेडिकल की पढ़ाई की। हालत खस्ता जी, पैसा पास में नहीं था, तो 2 दोस्त रहते थे लॉज में, उनके बीच की जगह, 2 कॉट्स के बीच की जगह, उस पर अपनी दरी डालकर उस पर सोते थे। और वो 3-4 दोस्त थे, इधर विदर्भ से वहां पढ़ने के लिए गए। उनके भोजन का डिब्बा आता था, तो 4 में ये 5वां एडजस्ट हो जाता था। ऐसे वो रहे, परंतु मेडिकल भी फर्स्ट क्लास में पास हुए। और क्रांतिकारी वो जो समिति थी, अनुशीलन समिति, उसके कोर कमिटी मेंबर बने। कोड नेम कोकेन ऐसा उनका था। कोकेन चंद्र नाम के कोई व्यक्ति चंद्रनगर में रहते थे, उनका नाम इनको दिया था। और ऐसा भी हुआ कि पुलिस कोकेन चंद्र को पकड़ने चंद्रनगर जाकर उनको पकड़ के ले आई। ये राजनारायण बसु जी का जो चरित्र, उन्होंने आत्मचरित्र लिखा है, राजनारायण बसु नहीं, रासबिहारी बसु, उनके चरित्र में ये सब उल्लेख है। तो ऐसे वो थे, पास हो गए। प्रिंसिपल ने कहा भाई बर्मा में एक नौकरी है, उस समय 3000 रुपये महीना वाली। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो घर कैसे चलाओगे? तो घर नहीं बसाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है इस जीवन में देश के लिए सोचना, अपने बारे में अगले जन्म में सोचेंगे। और इसलिए वापस आए। तब तक तो क्रांतिकारी आंदोलन विफल हो गया था। तो लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में आंदोलन चल ही रहा था। 1920-21 की बात है, असहयोग। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए तो सर्वत्र गए, विदर्भ में गांव गांव जाकर उन्होंने भाषण वगैरह दिए। तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला गया, सेडिशन। अब अंग्रेज सरकार तो न्याय तो यही करने वाली थी, इनको जेल में डालना है। तो पैरवी करने वाले नागपुर के नामी वकील थे इनके, उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ये न्याय नहीं कर रही, इसलिए निषेध के लिए हम पैरवी नहीं करते। तो इन्होंने अपनी पैरवी की और पैरवी में जो बचाव का भाषण किया, उसका प्रारंभ यहां से किया कि कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा है क्या? इंटरनेशनल मान्यता तो ये है कि स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो कोई लॉ ऐसा है क्या कि जिसके तहत अंग्रेज इंग्लैंड से आकर हम पर राज कर रहे हैं? ऐसा कोई कानून हो तो बताओ। अर्थात ऐसा कोई कानून है नहीं, इसलिए आपका भारत पर राज करना ये इल्लीगल है, इसलिए आपका कोर्ट इल्लीगल है, आपके जज इल्लीगल है। मैं ये नहीं मानता कि आपको मुझे ट्राई करने का अधिकार है, मैं आपके राज्य को ही नहीं मानता। मैंने लोगों को ये बताया, स्वतंत्रता उनका मूलभूत अधिकार है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं उसकी तरीके बताए हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और न्यायाधीश ने जजमेंट में रिमार्क लिखा कि इनके बचाव का भाषण, इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा उससे ज्यादा सेडिशियस है, ज्यादा राजद्रोही है। ऐसे वो थे। और इसलिए ये सब काम करते समय लोकमान्य तिलक जी, महात्मा जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ऐसे सब लोगों से, भगत सिंह क्रांतिकारी के थे, तो इन सब से चर्चा हुई। तो उनको ध्यान में आया, उनका भी अनुभव था, अध्ययन था, चिंतन था, सब कार्यों में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करके देखा था।
तो उनको ध्यान में आया कि जो मुझे लगता है वही बात सबके मन के अंदर है, कि हमने अपना अपना इशू चुनकर उसमें अपना पूरी शक्ति लगाई, जीवन लगाया, तो इशू कभी ना कभी रिजॉल्व होने वाला है, परंतु फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे, उनका नंबर 7वां 8वां है। सिकंदर के पहले से चला है, पश्चिम की दिशा से भारत पर आक्रमण, भारत का गुलाम होना, फिर स्वतंत्र होना, फिर गुलाम होना। मुट्ठी भर लोग दूर दूर से आते हैं, किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं, और हम उनसे मात खाते हैं। ये बार बार हुआ है, तो और एक बार हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से गुलामी नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है। अपने समाज में कुछ कमियां हैं। पहली बात, हम अपनी एकता को भूल गए। दूसरी बात, हम स्वार्थी बन गए और गुणहीन बन गए। अनुशासन नहीं, स्वच्छता नहीं, दारिद्र्य है, अज्ञान है,